Everyone, this is Rita C. Welcome to my class. So today's topic is crops for Europe. यूरोप के लिए यूरोप के लिए फसल। ये किन किन फसलों के उत्पादन पर इंडिया में इंडिया के किसानों को प्रेशराइज किया, इन सभी बातों की चर्चा हम इस टॉपिक में करेंगे। So in the last topic we talked about the revenue that is collecting by the company officials from the countryside, and now in this topic we will talk about the crops. So British also realized that the countryside could not only yield revenue, it could also grow the crops that यूरोप रिक्वायर्ड। और ब्रिटिश ऑफिशियल्स को यह भी ज्ञात हुआ कि कंट्री साइड गाँव में केवल रेवेन्यू ही नहीं बढ़ाया जा सकता है, रेवेन्यू की ही प्राप्ति नहीं हो सकती है, बल्कि गांव के द्वारा उन फसलों को भी उपजाए जा सकते हैं जो कि यूरोपियन कंट्री को जिनकी आवश्यकता यूरोपियन कंट्री को थी। By the late 18th century, the company was trying its best to expand the cultivation of opium and indigo. 18th century में कंट्री ने यह कोशिश करना शुरू किया, कंपनी ने यह कोशिश करना शुरू किया ओपियम और इंडिगो की खेती को इंडिया में बढ़ाने का। कहने का तात्पर्य है कि इंडिगो और ओपियम की खेती को एक्सपेंड करने के लिए उसको एक्सपेंड करने की कोशिश भारत में शुरू कर दी गई। ओपियम जो है इसे हम बोलते हैं अफीम, ओपियम है इसे हम बोलते हैं अफीम, और इंडिगो है इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। यह इट इज़ अ ब्लू कलर प्रोड्यूसिंग प्लांट, यह एक ब्लू कलर उत्पन्न करने वाला प्लांट है। सो हियर इन द सेंचुरी and a half that followed, the British persuaded or forced cultivators in various parts of India to produce other crops. भारत के विभिन्न भागों में ब्रिटिश ने और कंपनी ने कल्टीवेटर कृषकों पर यह दबाव बनाना शुरू किया कि वह उनके इच्छानुसार अलग अलग चीज़ों की खेती करें, जैसे कि जूट इन बंगाल, टी इन असम, शुगर केन इन द यूनाइटेड प्रोविंसेस, व्हीट इन पंजाब, कॉटन इन महाराष्ट्र एंड पंजाब, राइस इन मद्रास। जैसे कि उन्होंने कृषकों पर यह दबाव बनाना शुरू किया, बंगाल में जूट की खेती के लिए, असम में चाय की खेती के लिए, गन्ने की खेती के लिए, उत्तर प्रदेश के यूनाइटेड प्रोविंसेस में, और पंजाब में गेहूं की खेती, कॉटन की खेती महाराष्ट्र और पंजाब में, जबकि राइस की खेती के लिए मद्रास में उन लोगों ने कृषकों पर दबाव बनाना शुरू किया। सो हियर डज कलर्स हैव अ हिस्ट्री, क्या रंगों का कोई इतिहास है? सो फर्स्टली लुक एट दिस पिक्चर. This one is the figure 1, figure 5 or figure 6. So the figure 5, it is recognized as the kalamkari and it is produced in the Andhra Pradesh by the weavers and this one, figure number 6, it was designed and produced by the William Morris, a famous poet and artist of the 19th century in Britain. So here kalamkari, the first one is this is the kalamkari, और ये आंध्र प्रदेश के वीवर्स के द्वारा इसका उत्पादन किया जाता था, वीवर्स के द्वारा बनाया जाता था। और ये विलियम मॉरिस, और ये जो फिगर नंबर 6 है, इस डिज़ाइन का निर्माण जो है वो ब्रिटेन के एक कवि और आर्टिस्ट के द्वारा 19th सेंचुरी में बनाया गया था, जिसका नाम विलियम मॉरिस है। सो व्हाट इज़ द कॉमन थिंग इन दिस पिक्चर, इन दोनों पिक्चर में आखिर कॉमन चीज़ क्या है? तो अगर हम लोग इसे ध्यान से देखेंगे तो वी नोटिस दैट इन द बोथ पिक्चर द ब्लू कलर हैव बीन यूज्ड, दोनों ही पिक्चर में ब्लू कलर का यूज किया गया है। सो
यहाँ हम देखते हैं वो कॉमनली कॉल्ड द इंडिगो। ये दोनों पिक्चर में जो ब्लू कलर का यूज़ किया गया है उसी को वही इंडिगो है। एंड सो वी शुड नो अबाउट दैट द इंडिगो। व्हाट इज द इंडिगो? द ब्लू कलर दैट यू सी इन दिस प्रिंट्स वाज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ प्लांट कॉल्ड इंडिगो। ये जो ब्लू कलर जिसका उपयोग इन दोनों पिक्चर्स में किया गया है, इसका उत्पादन करने वाले प्लांट को इंडिगो कहते हैं। इट इज़ लाइकली दैट द ब्लू डाई यूज्ड इन द मॉरिस प्रिंट्स इन 19th century ब्रिटेन वाज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम इंडिगो प्लांट्स कल्टिवेटेड इन इंडिया। और विलियम मॉरिस ने कपड़े को डिज़ाइन करने के लिए जिस कलर का यूज़ किया है, यह कलर भी हमारे देश में प्रोड्यूस होने वाले, हमारे देश में उत्पादन किए जाने वाले इंडिगो से ही इस कलर का निर्माण किया गया है, इस कलर को यूज़ किया गया है। सो फॉर इंडिया वाज द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड दैट टाइम। उस समय हमारा देश इंडिगो का दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर था, सबसे बड़ा सप्लायर हुआ करता था। वाई द डिमांड फॉर इंडिगो? आखिर इंडिगो का डिमांड क्यों था? पूरे दुनिया में इंडिगो का डिमांड होने का क्या कारण था? द इंडिगो प्लांट ग्रोज प्राइमरली इन द ट्रॉपिक्स। बाय द 13th century इंडियन इंडिगो वाज बीइंग यूज्ड बाय क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स इन इटली, फ्रांस एंड ब्रिटेन टू डाई क्लॉथ। इंडिगो का उत्पादन ट्रॉपिकल जोन में होता है और हमारा कंट्री जो है यह ट्रॉपिकल जोन में पड़ता है, जिसके कारण यहाँ इंडिगो का उत्पादन, इंडिगो की खेती बहुत अच्छे तरीके से और आसानी से होती थी। 13th century में इटली, फ्रांस और ब्रिटेन में कपड़ों को रंगने के लिए इंडिगो का बहुत ही ज़्यादा डिमांड था। However, only a small amounts of Indian indigo reached the European market and its price was very high. जबकि यूरोपियन मार्केट में बहुत ही कम मात्रा में इंडियन इंडिगो पहुंच पाता था और उसमें भी उसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा था। यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चर therefore had to depend on another plant called wood to make violet and blue dyes. सो बहुत ही कम मात्रा में इंडिगो यूरोपियन मार्केट में पहुंचने के कारण यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चरर जो थे, कपड़े के उत्पादक थे, वह यूरोप में प्रोड्यूस होने वाले एक प्लांट वुड पर ब्लू और वायलेट कलर के लिए डिपेंड थे। कपड़ों को रंगने के लिए ये ब्लू और वायलेट कलर प्रोड्यूस करने वाला एक प्लांट था जिसका नाम था वुड, उस पर वो डिपेंड थे। इट वाज ग्रोन इन नॉर्दर्न इटली, सदर्न फ्रांस एंड इन पार्ट्स ऑफ जर्मनी एंड ब्रिटेन। वुड प्लांट्स की खेती उस समय इटली में, सदर्न फ्रांस में, दक्षिणी फ्रांस में और जर्मनी तथा ब्रिटेन के कुछ भागों में इसकी खेती होती थी। Worried by the competition from indigo, wood producers in Europe pressurized their government to ban the import of indigo. So, वुड प्लांट्स की खेती करने वाले जो कृषक थे वो इंडिगो के साथ एक प्रतियोगिता को लेकर काफ़ी चिंतित थे। उन्हें ऐसा लगता था कि वुड का डिमांड मार्केट में कम हो जाएगा और उन्हें अच्छे प्राइस नहीं मिलेंगे, इसलिए उन्होंने अपने सरकारों पर यह दबाव बनाना शुरू किया कि इंडिगो के आयात पर बैन लगा दिया जाए। क्लॉथ डायर्स हाउएवर प्रीफर्ड इंडिगो एज अ डाई। इंडिगो प्रोड्यूस्ड अ रिच ब्लू कलर वेयर एज द डाई फ्रॉम वुड वाज पेल एंड डल। लेकिन बैन लगने के बाद भी जो कपड़े उत्पादक थे वो लोग इंडिगो को ज़्यादा प्रीफर करते थे वुड के तुलना में, क्योंकि इंडिगो का रंग जो था यह बहुत ही सुंदर ब्लू कलर और गहरा ब्लू कलर का होता था, जबकि
वुड से बनने वाला ब्लू कलर ये थोड़ा सा डल और हल्का होता था और देखने में इंडिगो के कलर की तरह खूबसूरत नहीं दिखता था। By the 17th century, European cloth producers persuaded their government to relax the ban on indigo import और 17th century में कपड़े उत्पादक कंपनियों ने गवर्नमेंट पर यह दबाव देना शुरू किया कि वो इंडिगो के आयात पर से बैन हटा दे, उस पर से रोक हटा दे। The French began cultivating indigo in Saint Domingo, Caribbean islands, the Portuguese in Brazil, the English in Jamaica, and the Spanish in Venezuela. Indigo plantations also came up in many parts of North America. और इसके साथ ही साथ इंडिगो की खेती कैरेबियन आइलैंड्स में से फ्रेंच ने इंडिगो की खेती शुरू की। सेंट डोमिंगो जो कि कैरेबियन आइलैंड में है, पोर्तुगीज़ ने ब्राज़ील में, अंग्रेज़ों ने जमैका में और स्पेनिश ने वेनेजुएला में इसकी खेती शुरू कर दी। इंडिगो का प्लांटेशन अमेरिका के भी कुछ भागों में, नॉर्थ अमेरिका के भी कुछ भागों में शुरू हुआ। By the end of the 18th century, the demand for the Indian indigo grew further और 18th सेंचुरी के अंत में इंडियन इंडिगो का डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। ब्रिटेन बिगैन टू इंडस्ट्रियलाइज एंड इट्स कॉटन प्रोडक्शन एक्सपेंडेड ड्रामेटिकली। ब्रिटेन में औद्योगिकरण शुरू हो गया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया था, जिसके कारण कॉटन का, कपड़े का प्रोडक्शन, उत्पादन बहुत ही तेज़ी में बढ़ गया था, क्रिएटिंग एन एनॉर्मस न्यू डिमांड फॉर क्लॉथ डाइज और जिसके कारण बहुत ही भारी संख्या में क्लॉथ डाई का डिमांड बढ़ गया था। While the demand for indigo increased, its existing supplies from the West Indies and the America collapsed for a variety of reasons और कलर और क्लॉथ डाई का डिमांड बहुत तेज़ी में बढ़ने के साथ साथ ही कुछ कारणों से वेस्ट इंडिया और अमेरिका से सप्लाई होने वाला क्लॉथ डाई बहुत ही तेज़ी से ये नीचे की ओर गिर गया, ये कोलैप्स कर गया। Between 1783 and 1789 the production of indigo in the world fell by half और 1783 से 1789 के बीच में इंडिगो का उत्पादन पूरे दुनिया में घटकर आधा हो गया। क्लॉथ डायर्स इन ब्रिटेन नाउ डेस्परेटली लुक फॉर न्यू सोर्सेज ऑफ इंडिगो सप्लाई। अब ब्रिटेन में कपड़े के उत्पादक अब इंडिगो सप्लाई के लिए नया स्रोत दुनिया में ढूंढ रहे थे। सो इन द नेक्स्ट class I will discuss about how the Britain turned to India for its indigo supply, for its indigo production. Thanks for watching my video and please do the comment and like, share and subscribe my channels. Thanks for watching my video.